नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। कैबिनेट ने 6,405 करोड़ रुपए की 2 रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी। कोडरमा, बरकाकाना और बिल्लारी चिकजाजूर रेलवे लाइन का होगा दोहरीकरण। मौजूदा नेटवर्क में करीब 318 किलोमीटर की होगी वृद्धि। मोदी सरकार के प्रयासों से पिछले 11 वर्षों में भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में ऐतिहासिक विस्तार। 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में हुआ 64.3%। सामाजिक सुरक्षा लाभार्थियों की संख्या में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर। पश्चिम बंगाल के मंदिर में तोड़फोड़। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर साधा निशाना। कहा, राज्य में हिंदुओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। पुलिस की मौजूदगी में हुई पूरी घटना। और समूचा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में। राजस्थान के कई इलाकों में रिकॉर्ड स्तर पर पारा। दिल्ली में गर्मी का रेड अलर्ट। दक्षिणी राज्यों में मानसून के फिर से रफ्तार पकड़ने की संभावना। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। कहा, अमेरिका चीन के बीच ट्रेड डील फाइनल। अमेरिका को मिलेगा रेयर अर्थ मटेरियल्स टैरिफ और चीनी छात्रों को भी राहत। शी जिनपिंग की मंजूरी बाकी। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने आज ढांचागत विकास के लिए बड़े फैसले लिए हैं। मोदी सरकार ने 2 रेल परियोजनाओं से जुड़े निर्णय लिए हैं। इसके तहत कोडरमा बरकाकाना रेल लाइन के मल्टी ट्रैकिंग को मंजूरी दी गई है, तो बल्लारी चिकजाजूर रेल मार्ग के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी गई है। इन दोनों परियोजनाओं पर 6,405 करोड़ रुपए लागत आएगी, तो ये काम अगले 3 साल में पूरे कर लिए जाएंगे। इन परियोजनाओं से झारखंड और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में रेल सेवाएं और भी बेहतर हो जाएंगी। बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले से रेलवे की प्रगति को और रफ्तार मिले है। कैबिनेट ने 2 अहम रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन दोनों परियोजनाओं की कुल लागत 6,405 करोड़ रुपए है। रेलवे के कोडरमा बरकाकाना रेल लाइन के मल्टी ट्रैकिंग को मंजूरी दी गई। कुल 133 किलोमीटर का ये रेल खंड झारखंड के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र से होकर गुजरती है। कोडरमा बरकाकाना डबलिंग 133 किलोमीटर्स। ये प्रोजेक्ट 3063 करोड़ का है और ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है। 133 किलोमीटर का है और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है। इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, काफ़ी नई गाड़ियाँ चलाई जा सकती है और हज़ारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़ ये जो ज़िले हैं, इन ज़िलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। इसके साथ ही कुल 185 किलोमीटर लंबी बल्लारी चिकजाजूर रेल मार्ग के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी गई। ये रेल लाइन कर्नाटक के बल्लारी और चित्रदुर्ग जिलों और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से होकर गुजरती है। दोनों परियोजनाओं को मिलाकर 318 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण होगा। इसके जरिए झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुल 7 जिले कवर किए जाएंगे। साउथ वेस्टर्न एरिया में मैंगलोर पोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट। इट विल बेसिकली कनेक्ट द हिंटरलैंड एफिशिएंटली विद द मैंगलोर पोर्ट। अच्छा, मैंगलोर पोर्ट की और खास बात है, वी आर क्रिएटिंग अ मास्टर प्लान फॉर इम्प्रूविंग द रेलवे कनेक्टिविटी ऑफ मैंगलुरु एरिया, विच इंक्लूड्स हसन मैंगलोर की डबलिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन, उस एरिया में 2-3 बॉटलनेक से उनको रिमूव कर रहे हैं, एंड एडिंग दिस लाइन बल्लारी चिकजाजूर, दिस मीन्स लॉट ऑफ ट्रैफिक विच कम्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ आंध्रा ऑल द वे अप टू सिकंदराबाद, हैदराबाद, वहाँ से एक वेस्ट कोस्ट पे पोर्ट को कनेक्टिविटी मिलेगी। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने से झारखंड और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में रेल सेवाएं और भी बेहतर होंगी। ये काम अगले 3 सालों में पूरा होगा। इन लाइनों से प्रदूषण भी कम होगा और काम करने की गति भी बढ़ेगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रेलवे से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण परियोजना को आज मंजूरी मिली है। परियोजना की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर
लिखा कि आज रेलवे से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। विभिन्न राज्यों को कवर करने वाली ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी, वाणिज्य में सुधार करेंगी और स्थिरता को भी बढ़ावा देंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 7 जिलों में रेलवे की 2 परियोजनाओं के दोहरीकरण को मंजूरी देने के लिए आभार जताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का झारखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 7 जिलों में रेलवे के दोहरीकरण की परियोजना को मंजूरी देने के लिए आभार। ये परियोजनाएं इन राज्यों की विकास यात्रा को गति देंगी, व्यवसायों और व्यक्तियों की समृद्धि को गति देंगी और युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करेंगी। राजधानी दिल्ली में भाजपा के सभी विधायक, सांसद और प्रमुख पदाधिकारियों से बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि दिल्ली भाजपा के सांसदों, विधायकों और अन्य नेताओं के साथ बातचीत की और दिल्ली के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के तरीकों पर व्यापक चर्चा की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने से जुड़ी खबरों के साथ। सेवा सुशासन के 11 साल। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। बात चाहे रेल कनेक्टिविटी की हो, सड़कों के जाल की हो, हवाई कनेक्टिविटी की हो या फिर जलमार्ग से व्यापार की, आज भारत का दमखम पूरी दुनिया उसकी कायल है। दो 2014 से पहले की तस्वीरों को याद कीजिए, जहां खास्ताहाल सड़कें, घंटों देर से चलती रेलगाड़ियां और जब आम लोगों के लिए हवाई सफर एक सपना हुआ करता था। आज वही भारत 11 वर्षों के बाद पटरियों पर फर्राटा भर रहा है। सड़कों का जाल देश की जीवन रेखा बन चुकी है। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, तो वहीं जल मार्ग देश की अर्थव्यवस्था को नई धार दे रही है। पूर्णतः स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 5 स्टार रेलवे स्टेशन, विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज चेनाब, देश का पहला केबल रेल ब्रिज अंजी या फिर उत्तर पूर्व के सभी राज्यों तक पहुंच बनाने वाली भारतीय रेल विकसित होते नए भारत की गाथा गढ़ रही है। जम्मू और कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी। अब कश्मीर के सेब कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे और समय पर पहुंच पाएंगे। चिनाब का ब्रिज एक टेक्निकल, बहुत बड़ा एक टेक्निकल मार्वेल है। इसको बनाने में कई तरह की चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को फेस करके बनाया गया। आप इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को अगर देखें तो इस ब्रिज का डिज़ाइन 260 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड और जो जोन 5 सिस्मिक जोन के हिसाब से उसका डिजाइन है। USBRL के पूरा हो जाने से न सिर्फ पूरे जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलेगी बल्कि यहाँ के लोगों की तकदीर भी बदलेगी। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ यहाँ पर सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि क्षेत्रीय गतिशीलता को भी, यहाँ पर रोजगार सृजन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। कहते हैं जहां सड़क जाती है वहां विकास आता है। 2014 के पहले और 11 साल बाद 2025 की अगर हम तुलना करें तो 2014 में सिर्फ 91,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग था, जबकि 2025 तक यह संख्या बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर से भी अधिक हो चुकी है। एक ऐसा भी समय था जब आम लोगों के लिए एयरपोर्ट एक सपना था,
लेकिन 2014 के बाद से भारत ने इस क्षेत्र का भी कायाकल्प कर दिया है। 2014 में देश में सिर्फ 74 हवाई अड्डे थे, जो 2025 तक बढ़कर 2 गुने से भी ज्यादा, 150 से भी ज्यादा हो गए। वहीं 2014 के बाद मोदी सरकार ने जल मार्गों को भारत के विकास की धारा बना दिया। अब भारत के बंदरगाहों पर सिर्फ जहाज नहीं लगते, बल्कि लगते हैं भविष्य के विकास का लंगर। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पिछले 11 साल के विकास, समावेशन और आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए कदम का जिक्र किया गया है। ग्यारह साल 11 साल पहले जो केवल एक शुरुआत थी, आज वो सेहतमंद बचपन की मुस्कान बन चुकी है। 11 साल पहले जो हाथ उंगलियां थामे चलना सीख रहे थे, आज वे आत्मविश्वास से अपनी राह बना रहे हैं। 11 साल लंबा समय होता है, जिसमें संस्कृति, आदतें और जिंदगी जीने के तरीके बदल जाते हैं, अगर दिशा और गति सही हो। नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल एक मिसाल हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की ये सामर्थ्य की एक सच्ची कहानी है। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ 25 करोड़ भारतवासियों को गरीबी से बाहर निकालने की। हमने अपने बचपन में राशन कार्ड धारकों को बेहाल देखा था। आज देश भर में 81 करोड़ लोगों को वन नेशन वन राशन कार्ड के साथ मुफ्त राशन मिल रहा है। हमने अपने बचपन में ठेले वालों को यहाँ से वहाँ भटकते देखा था, पर आज की जनरेशन देख रही है रेडी पटरी वालों को स्वनिधि और SC/ST उद्यमियों को स्टैंड अप लोन मिलते हुए। हमने देखा था भेदभाव। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, समाजवादी पार्टी भी समाप्त पार्टी बनने की ओर बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भारत अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बन गया है। इन 11 वर्षों में सभी वर्गों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ विषय हो, हर क्षेत्र में भारत ने प्रगति किया है। अर्थव्यवस्था हमारी दुनिया में डंका बजा रही है। अखिलेश यादव जी, सबसे ज्यादा उनकी परेशानी 11 साल की उपलब्धियों की नहीं है। अगर कैमरा के बाहर आप उनसे पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि 11 साल में देश 1100 साल आगे गया है, लेकिन जब कैमरा लगाएंगे तो वो कहेंगे 11 साल में कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि उनके अपराधी, उनके गुंडे, उनके माफिया, उनके दंगाई, उनके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई हुई है कि वह तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। और ये कांग्रेस पार्टी जो बीच बीच में उछल कूद करती है, वो स्वयं ICU में पड़ी हुई है, वो वेंटिलेटर पे जाने वाली है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसा देखने को मिली है और एक बार फिर से हिंदुओं और मंदिरों को ही निशाना बनाया गया है। कोलकाता के एक शिव मंदिर में तोड़फोड़ की शर्मनाक घटना सामने आई है। उपद्रवियों पर नियंत्रण पाने में पुलिस पूरी तरह से विफल रही है, तो राज्य सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा ने ममता सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदू मंदिर पर हमला। कोलकाता के रविंद्र नगर में शिव मंदिर में तोड़फोड़। हिंदुओं के घरों और दुकानों पर हमला। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में हिंदुओं पर अत्याचार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। कोलकाता के रविंद्र नगर के महेश तला स्थित शिव मंदिर में तोड़फोड़ की शर्मनाक घटना सामने आई है। एक खास समुदाय के 1500 से 2000 लोगों ने पुलिस के सामने एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की।
रविंद्रनगर में कोलकाता पुलिस हिंसा पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह से विफल रही है। उपद्रवियों द्वारा ईंट पत्थर फेंके गए और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस वाहन में भी आग लगाई गई। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ का वीडियो साझा करते हुए कहा कि रविंद्रनगर के महेश तला स्थित शिव मंदिर में तोड़फोड़ शर्मनाक है और पूरी तरह अस्वीकार्य है। पुलिस का सामने 1,500 से 2,000 आकर वहां हिंदू माइनॉरिटी है, हिंदू टेंपल पर आघात किया, हिंदू दुकान और घर लूटा और बहुत सारे हिंदू लोग वहां इंजर्ड भी हुआ। कोई मीडिया पर्सन हुआ, घुसने की स्कोप नहीं मिल रहा है, नहीं दे रहा है। साथ साथ हुआ कोई पुलिस का जो प्रोटेक्शन होना चाहिए, मैं 2 मेजर लिया। एक मीडिया और सोशल मीडिया में पे पोस्ट किया और सेकेंड ऑन बिहाफ ऑफ मी माय लॉयर ऑलरेडी सेंट ए लेटर। गौरतलब है कि कोलकाता के रविंद्रनगर के महेश तला स्थित शिव मंदिर समिति की भूमि पर उपद्रवियों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर दुकानें बनाई हैं। जब इसका विरोध किया गया तो उन्होंने पवित्र तुलसी मंच, पास की दुकानों, घरों और मंदिर पर हिंसक हमला कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि ये घटना रविंद्रनगर पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर हुई, लेकिन पुलिस उपद्रवियों को रोकने में असमर्थ रही। सुवेंदु अधिकारी ने डीजीपी से आग्रह किया कि वह दोषी पुलिसकर्मियों पर तत्काल कार्रवाई करें, मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार सुनिश्चित करें और प्रभावित निवासियों को सुरक्षा प्रदान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार के निर्देश पर तमाम राज्यों में अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है। दिल्ली में भी अवैध बांग्लादेशियों पर धरपकड़ जारी है। इस साल दिल्ली में अभी तक 900 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में घुसपैठियों को निर्वासित भी कर दिया गया है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से अवैध घुसपैठिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि तमाम प्रकार के अपराधों में इन घुसपैठियों की संलिप्तता पाई जाती है। दिल्ली पुलिस लगातार घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस एक्शन में, अब अवैध बांग्लादेशियों की खैर नहीं। बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी। 900 से ज्यादा बांग्लादेशी हुए गिरफ्तार। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 900 से ज्यादा बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है और उनको डिपोर्ट किया गया है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर दिल्ली की बाहरी जिले से इस साल अपने अभियान के दौरान अब तक कुल 242 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया और उन्हें डिपोर्ट किया गया। बाहरी जिले से दिल्ली पुलिस ने बुधवार को सुबह 92 अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया, जिसमें 22 महिलाएं, 31 पुरुष और 39 बच्चे शामिल हैं। पुलिस से बचने के लिए कुछ बांग्लादेशी ट्रेन पकड़कर भागने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें भी पुलिस ने धर दबोचा। ये जो एक्सरसाइज है जनवरी 2025 से आउटर डिस्ट्रिक्ट ने शुरू किया है, जिसमें पूरे 242 बांग्लादेशी आइडेंटिफाइड सो फार, सभी को डिपोर्ट किया गया है। आज सुबह जो 92 बांग्लादेशी सिटीजन्स को डिपोर्ट किया था, इसमें अबाउट 22 फीमेल्स वर देयर एंड 39 चिल्ड्रन वर देयर। वहीं हाल ही में 6 जून को नॉर्थ वेस्ट जिले की टीम ने भी बड़ी कामयाबी हासिल की, जब उन्होंने एक ही दिन में 66 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अभी तक 150 के करीब बांग्लादेशियों को रिपोर्ट करवाया जा चुका है। अभी 6 जून को हमारी कॉर्नर सेल की टीम ने 66 बांग्लादेशियों को एप्रीहेंड किया। विभिन्न जिलों में कितने बांग्लादेशी पकड़े गए, आइए नजर डालते हैं। बाहरी जिले से 242 बांग्लादेशी गिरफ्तार, नॉर्थ वेस्ट जिले से 154 बांग्लादेशी गिरफ्तार, दक्षिण पश्चिम से 144 बांग्लादेशी गिरफ्तार, शाहदरा जिले से 45 बांग्लादेशी गिरफ्तार, पूर्वी दिल्ली से 25 बांग्लादेशी गिरफ्तार, नॉर्थ दिल्ली से 68 बांग्लादेशी गिरफ्तार, द्वारका जिले से 55 बांग्लादेशी गिरफ्तार, दक्षिण जिले से 134 बांग्लादेशी गिरफ्तार,
आउटर नॉर्थ से 127 बांग्लादेशी गिरफ्तार। रोहिणी जिले से 30 बांग्लादेशी गिरफ्तार। साल 2024 में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इस ड्राइव के लिए आदेश दिए, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस विभिन्न जिलों में लगातार छापेमारी कर अवैध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी कर रही है। मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की। सोनम रघुवंशी और अन्य आरोपियों को कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह ने कहा कि पूछताछ के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि 5 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। जांच में और भी पुख्ता सबूत मिलने की उम्मीद है। साथ ही मेघालय पुलिस ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सोनम के परिवार के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। Interrogation will start very soon. Once we've got the remand in order, police remand, interrogation will start. Not brought, and we have not even got our remand out here yet. Let us not speculate. Once there are so many things that preliminary interrogation and preliminary investigation was done in those states. They may have divulged some things, but these things need to be confirmed and need to be corroborated and need to be backed with evidence. Once the examination has been finalized, statements recorded, we get to the facts and matter and all that, then SIT will decide on a date where they will go for reconstruction of crime scene. छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में बुधवार को सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। सुरक्षा बल को कुकानार थाना क्षेत्र के डुनमपारा, पुजगुन्ना के जंगल और पहाड़ी इलाके में नक्सलियों की सूचना मिली थी। मुठभेड़ स्थल और आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा बलों द्वारा सघन जांच जारी है। सुरक्षा बल ने घटनास्थल से इंसास राइफल बरामद की है। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने इसकी जानकारी दी। अभियान के दौरान आज दोपहर लगभग 2 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग में एक महिला माओवादी सहित कुल 2 माओवादी कैडर का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। मुठभेड़ स्थल से एक इंसास राइफल, एक टोल बोर एवं काफी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद हुई। मुठभेड़ में मारा गया माओवादी के शनाख्ती में पुरुष माओवादी का शनाख्ती पेद्दारास एलोस कमांडर बामन के रूप में हुई, जिनके ऊपर 5 लाख इनाम भी घोषित है। महिला माओवादी कैडर शनाख्ती कार्रवाई अभी जारी है। आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा लगातार अभी सर्चिंग जारी रखा है। भारत सिर्फ दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था ही नहीं बना हुआ है, बल्कि भारत की इस विकास यात्रा में सबका साथ सबका विकास भी शामिल है। ये बात साबित हुई है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की एक ताजा रिपोर्ट में। ILO की स्टेट डेटाबेस के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है, जो पिछले 1 दशक में 45% अंकों की अभूतपूर्व वृद्धि दिखाता है। सामाजिक सुरक्षा का मतलब है कि देश के नागरिकों को सरकार द्वारा आर्थिक सामाजिक योजनाओं का लाभ देना। भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में ऐतिहासिक विस्तार। 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3%। 94 करोड़ भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के विजन से प्रेरित होकर भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण विस्तारों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ILO स्टेट डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है, जो पिछले 1 दशक में 45% अंकों की अभूतपूर्व वृद्धि है। इन प्रयासों की सराहना करते हुए ILO ने भारत की उपलब्धि को स्वीकार किया और अपने डैशबोर्ड पर आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया कि भारत की 64.3% जनसंख्या
अब कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के तहत आती है। 2015 में यह आंकड़ा मात्र 19% था। लाभार्थियों की संख्या के मामले में भारत अब विश्व में दूसरे स्थान पर है, जो लगभग 94 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ILO के महानिदेशक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निर्धन और श्रमिक वर्ग के लिए भारत की कल्याणकारी नीतियों की प्रशंसा की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अवसर पर ILO के महानिदेशक गिलबर्ट F. हांगबो के साथ द्विपक्षीय चर्चा करते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई निर्धन केंद्रित और श्रमिक कल्याण योजनाओं पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने सतत आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए एक नई नींव रखी है। आइए हम सब मिलकर ऐसे फ्यूचर वर्क का निर्माण करें जो इनोवेशन और इंक्लूजन का संगम हो और जहां कोई भी श्रमिक पीछे ना छूटे। भारतीय नियोक्ता महासंघ के अध्यक्ष और CII के सह अध्यक्ष अरविंद गोयल ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को दर्शाता है। I am delighted for the historic milestone of our nation's development journey. In 2015, only 19% were protected under the social protection coverage. Now it has reached 64.3%, an extraordinary leap that benefits 970 million citizens. सामाजिक सुरक्षा का जो कवरेज है वो आज 48.8% जो 2022 का आंकड़ा था आज 64.3% पे जा चुका है। और ये जो उपलब्धि है देश की, ये देश की सरकार के मजदूरों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। आज हमारे पास EPFO, ESIC जैसे जो मजबूत कानून हैं जिनके माध्यम से करोड़ों मजदूर इसकी सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं। On behalf of India's business community, I congratulate the whole nation on achieving what no other country has accomplished, which is expanding social protection coverage by a remarkable 40 percentage points in just 3 years, from 24.4% to 64.3% in 2025. This is the fastest expansion of social security coverage anywhere in the world. भारत विश्व स्तर पर ऐसा पहला देश भी है जिसने ILO स्टेट डेटाबेस में अपने 2025 सामाजिक सुरक्षा कवरेज डेटा को अद्यतन किया है, जिससे डिजिटल शासन और कल्याण प्रणालियों की पारदर्शिता में इसकी अग्रणी स्थिति और मजबूत हुई है। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज विशेष रूप से विकसित देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौतों को अंतिम रूप देने में बढ़ोतरी से भारत की वैश्विक भागीदारी और सुदृढ़ होगी। ये समझौते विदेशों में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साझेदार देशों को पारस्परिक मान्यता ढांचे के लिए आवश्यक पारदर्शिता प्रदान करेंगे। यह एक विश्वसनीय और मजबूत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को प्रदर्शित करने के दौरान व्यापार और श्रम गतिशीलता वार्ता में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब बात करते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान की। विकसित कृषि संकल्प अभियान लगातार जारी है। इसके तहत कृषि वैज्ञानिक किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और बेहतर उत्पादन के गुर सिखा रहे हैं। इस अभियान के तहत कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विभिन्न राज्यों के दौरे पर हैं और उन्होंने बड़ी संख्या में किसानों से सीधा संवाद किया है। कृषि मंत्री आज दिल्ली में थे, जहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की। किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने की अनूठी पहल विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को दिल्ली के किसानों से मिले। इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र, उजवा और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की प्रमुख भागीदारी है। अभियान को सफल बनाने के लिए कृषि मंत्री स्वयं कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीकों, अनुसंधान और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाना है। केंद्रीय मंत्री ने टिगपुर,
बख्तावरपुर, उत्तरी दिल्ली में किसान चौपाल के माध्यम से किसानों से संवाद किया और उपज की जानकारियां ली। कृषि मंत्री ने दिल्ली में कृषि ड्रोनों के माध्यम से खेती में तकनीक के प्रयोग का भी अवलोकन किया। चौपाल पर चर्चा के दौरान किसानों ने अपनी बात कृषि मंत्री के सामने रखी। इस संवाद से किसान काफी खुश नजर आए। किसानों का कहना है कि ऐसे संवाद के कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। किसान के बारे में इन्होंने सोचना बहुत बढ़िया करा, क्योंकि इनकी दुगनी आय करने के उसमें है। ये अच्छे बीज ला रहे हैं और नई नई किस्म की हो रही है जिसमें खर्चा कम लगे और फायदा ज्यादा हो किसान को। बीजेपी के राज में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कहीं किसान चौपाल लग रही है गाँवों में और मंत्री और डॉक्टर आ रहे हैं। और इनके आने से पहले ही जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो आते हैं, फसलों की विजिट करते हैं, नए नए बीजों के बारे में बताते हैं, भाई ये नया बीज आ रहा है, इसको वो इसमें आमदनी अच्छी होगी। आपकी सरकार का लक्ष्य ये है कि हमारी किसानों की आय दुगनी कैसे की जाए। चौपाल पर चर्चा के बाद शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के बख्तावरपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने किसान सम्मेलन को संबोधित किया। किसानों का भला करना है, खेती में उत्पादन बढ़ाना है। अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है विकसित भारत का निर्माण, और मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। 11 साल पूरे हुए, 11 साल में आप देखेंगे इतनी उपलब्धियां कि गिनाऊंगा तो बरसों मतलब कई दिन लग जाएंगे। गौरतलब है कि कृषि अनुसंधान को लैब से लैंड तक पहुंचाने की सोच के साथ शुरू किए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत देश भर में कृषि वैज्ञानिक अधिकारी किसानों तक सीधे पहुंच रहे हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान कोशिश की जा रही है कि कृषि क्षेत्र में होने वाले नवाचारों को किसानों तक और खेतों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए देश भर में कृषि वैज्ञानिकों को गांव तक भेजा जा रहा है। साथ ही कोशिश की जा रही है कि जो लैब टू लैंड का जो गैप है वो कम किया जाए, जिससे किसानों को खेती किसानी में मदद तो मिले ही, साथ ही नवाचारों के माध्यम से वो और समृद्ध हो सकें, साथ ही देश के विकास में भी अपना अहम योगदान बढ़ा सकें। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, टिकीपुर गांव, दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 12 जून को गुजरात के सूरत में विकसित कृषि संकल्प अभियान के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद रहेंगे। किसानों से मिलकर वो उनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में देश भर से 16,000 वैज्ञानिकों की 2,000 से अधिक टीमें वर्चुअली जुड़ेंगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम के जरिए टीम अब तक 1 करोड़ 8 लाख किसानों तक पहुंच चुकी है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत शिवराज सिंह चौहान कई राज्यों में किसानों से संवाद कर चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीएसएफ के जवानों को पुराने और टूटे फूटे कोच वाली ट्रेन उपलब्ध कराए जाने की घटना को गंभीरता से लिया है। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अलीपुरद्वार कोचिंग डिपो के अधिकारी और इस रेलवे मंडल 3 वरिष्ठ इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। रेल मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों की गरिमा और सुविधा सर्वोपरि है। इस प्रकार की लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनाती के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के जवानों की एक टुकड़ी को त्रिपुरा के उदयपुर से जम्मू भेजा जाना था। इसके लिए रेलवे की ओर से जर्जर ट्रेन उपलब्ध कराई गई थी। बीएसएफ जवानों के लिए अब अगरतला से एक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी, जिसमें उनकी सुविधा और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। रेल मंत्रालय ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। भाजपा की ओर से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की गई है। भाजपा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को जाति जनगणना में पुनः सर्वेक्षण और बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ सहित राज्य में शासन की विफलताओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की है। बेंगलुरु में भाजपा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक सुनील कुमार ने कहा कि करीब 165 करोड़ की लागत से तैयार की गई जाति जनगणना रिपोर्ट को अब इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि इसमें आंकड़े गलत हैं और दोबारा सर्वे का फैसला किया गया है, जिससे जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। सुनील कुमार ने सवाल किया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा।
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और कांग्रेस सांसद भुवनेश्वर कलिता 5 देशों की सफल यात्रा के बाद आज दिल्ली पहुंची। कांग्रेस सांसद ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की भूमिका को दुनिया के सामने रखा और पाकिस्तान की सच्चाई को भी उजागर किया। हमारा जो विजिट का जो उद्देश्य है उसको सारी दुनिया को बताया और वहाँ से हम गयाना गए। वहाँ के हाईएस्ट लीडरशिप जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंटेरियंस सबसे हम मिले और सक्सेसफुली और सफलतापूर्वक हम लोगों ने हमारे जो हमें जो बोलना था हमने कन्वे किया है। और ख़ास करके यूएसए में हम सक्सेसफुल रहे क्योंकि हमारे डेलीगेशन जो है वो बड़े हाई लेवल लीडरशिप से मिले, वाइस प्रेसिडेंट से लेकर के सेनेट फॉरेन अफेयर्स कमेटी, कांग्रेस फॉरेन अफेयर्स कमेटी और जितने भी थिंक टैंक है और सभी को हम लोगों ने सफलतापूर्वक हमारे मैसेज को कन्वे किया है। स्वीडन में आयोजित इंटरनेशनल आइडिया सम्मेलन में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार शामिल हुए। ज्ञानेश कुमार ने ऑस्ट्रिया के गृह मंत्रालय के निर्वाचन विभाग प्रमुख ग्रेगोर वेंडा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने निर्वाचन प्रबंधन और पारदर्शी चुनाव प्रक्रियाओं पर विचार विमर्श किया। यह बैठक भारत ऑस्ट्रिया के बीच लोकतांत्रिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मद्रासी कैंप वजीरपुर के बाद अब दिल्ली के कालकाजी के भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। डीडीए के 4 बुलडोजर और 2 पोकलीन मशीनें अवैध बस्ती को ध्वस्त करने में लगाए गए। इससे पहले सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद दक्षिण दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में भूमिहीन कैंप के सभी निवासियों को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें अवैध झोपड़ियों के आगामी विध्वंस को देखते हुए अपने परिसर खाली करने के निर्देश दिए गए। कोर्ट के आदेश से डीडीए ने यहां घर खाली करने के नोटिस दिए। मंगलवार दोपहर से मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल परेड करती नजर आई थी। कार्रवाई का विरोध करने पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। कालकाजी के भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर कार्रवाई का जायजा लिया हमारे संवाददाता निशांत राय ने। कालकाजी के भूमिहीन कैंप पर डीडीए का बुलडोजर चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम आवास थे भूमिहीन कैंप को, जिसको तोड़ा जा चुका है और तोड़ने की कार्रवाई जो है और भी चल रही है। सामने की तरफ लगातार जो ये आवास बने हुए थे इनको तोड़ा जा रहा है क्योंकि कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। दरअसल इससे पहले अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार ने लगभग 1800 आवास यहाँ पर इन लोगों को दिए थे और इसके अलावा सरकार का कहना है कि जो लोग पात्र नहीं पाए गए उनको आवास नहीं दिए गए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं और सरकार से आवास तोड़ने पर सवाल पूछ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कहा है कि जो कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा और पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर की जा रही है। कैमरा पर्सन उत्तम सिंह के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बटला हाउस में प्रस्तावित डिमोलिशन की कार्रवाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन इस कार्रवाई से प्रभावित होने वाले लोगों को 3 दिन की मोहलत भी दी है कि वो इस बीच कानूनी राहत के विकल्प आजमा सकते हैं। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी ओर से डिमोलिशन पर रोक का कोई औपचारिक आदेश नहीं दिया है और ना ही डीडीए की ओर से कोई लिखित आश्वासन दिया गया है कि वो इस दौरान डिमोलिशन की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इस लिहाज से डीडीए कानूनी तौर पर तो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। श्रीलंका सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीकेजीएम लासांथा रोड्रिगो 11 से 14 जून 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। यात्रा के पहले दिन की शुरुआत नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह के साथ हुई। लेफ्टिनेंट जनरल बीकेजीएम लासांथा रोड्रिगो ने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल बीकेजीएम लासांथा रोड्रिगो को साउथ ब्लॉक लॉन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
और आइए अब बात करते हैं मौसम की। देश के मैदानी राज्य इन दिनों भीषण गर्मी के सितम से परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का रेड अलर्ट है, तो कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दक्षिणी राज्यों में मानसून के फिर से रफ्तार पकड़ने की संभावना जताई गई है, तो अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में बारिश होने से गर्मी से राहत मिलेगी। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और केरल की। 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। भीषण गर्मी से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 2 दिन के लिए गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 2 दिन का रेड अलर्ट जारी किया है। आयानगर में तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस और सफदरजंग में 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अत्यधिक गर्मी और शुष्क पश्चिमी हवाओं ने बेचैनी के स्तर को और बढ़ा दिया है। 2 और दिनों तक लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। 13 जून की रात को हल्की बारिश से ही थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आईएमडी ने निवासियों से घर के अंदर रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों से सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। गर्मी का सर्वाधिक असर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने राजस्थान में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग और सीमावर्ती इलाकों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। गंगानगर में लगातार 2 दिन से अधिकतम तापमान 47 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। शेखावटी क्षेत्र, जयपुर संभाग और कोटा संभाग में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर व चूरू के आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी की स्थिति अगले 2 दिन तक बनी रहेगी। पूर्वी राजस्थान में भी आगामी 3 दिन तक लू की स्थिति बनी रहेगी। पूर्वी राजस्थान के खासकर उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में 14-15 जून से दोपहर बाद मेघ गर्जन, थंडरस्टॉर्म के साथ मानसून पूर्व की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में यदि देखें तो 15-16 जून को भी कुछ इलाकों में दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म डेवलपमेंट होने और डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी भी होने की संभावना है। तपती गर्मी के बीच अब एक राहत भरी खबर भी है। दक्षिण पश्चिम मानसून के गुरुवार से फिर से सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक 12 से 15 जून के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और 13 से 14 जून को कोंकण और गोवा में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश का अनुमान है। केरल में सामान्य से 1 सप्ताह पहले 24 मई को दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दी। हालांकि मानसून की प्रगति 29 मई को रुक गई थी, लेकिन गुरुवार से फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इस बीच उत्तराखंड के देहरादून शहर में तेज बारिश हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भीषण गर्मी से इंसानों के साथ साथ जानवर और पशु पक्षी भी जूझ रहे हैं। ऐसे में लखनऊ चिड़ियाघर के अधिकारियों ने विशेष व्यवस्था की है। जानवरों के लिए स्प्रिंकलर लगाए गए हैं ताकि तीव्र गर्मी के दौरान उन्हें ठंडक महसूस हो सके, और जू में हीट को दूर करने के लिए रिलीफ पाइपलाइन के साथ मैट का उपयोग किया गया है। चिड़ियाघर के निदेशक अदिति शर्मा ने कहा कि जानवरों के भोजन का भी गर्मी के दौरान विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर लोगों को आश्वस्त किया है। उन्होंने श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में अमरनाथ यात्रा में शामिल होने का निवेदन किया है। सभी बाबा के भक्तों से निवेदन करूंगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में आवें। 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होने वाली है और रक्षाबंधन 9 अगस्त तक चलेगी। श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्री सुविधाओं में भी बड़ा विस्तार किया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, बाकी हमारे सीएपीएफ के सभी अधिकारियों ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर अहमदाबाद में तैयारियां जोरों पर हैं।
आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ की जल यात्रा निकाली गई। जल यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। उधर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित स्नान यात्रा में हिस्सा लिया। 27 जून को आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम पर पावन स्नान किया। भक्तों ने हरिद्वार में गंगा नदी में भी डुबकी लगाई। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, जिसे वट सावित्री पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, पवित्र नदियों में स्नान, दान और व्रत रखने का विशेष महत्व है। और आइए अब नजर डालते हैं दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक के वाल्मीकि घोटाले के संबंध में धन शोधन जांच के तहत आज बेल्लारी में एक सांसद और 3 विधायकों के ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने आरोप लगाया है कि वाल्मीकि कोष से निकाले गए धन का इस्तेमाल 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र में किया गया था। रेल मंत्रालय की ओर से एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा गया है कि अब बिना आधार प्रमाणीकरण के यात्री तत्काल ट्रेन टिकट बुक नहीं करा पाएंगे। ऑनलाइन टिकट के आधार पर प्रमाणीकरण द्वारा तत्काल टिकट बुकिंग 1 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम की राजधानी आइजॉल पहली बार राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से सीधे जुड़ गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आइजॉल को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली इस ट्रेन का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 7 दिन के विदेश दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद के सदस्यों से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण को लेकर नियम बदल दिए गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद आईजी स्टाम्प ने विवाह पंजीकरण के नियम में काफी बदलाव कर दिया है। अब सहायक निबंधक कार्यालय में विवाह पंजीकरण कराने के दौरान वर और वधू पक्ष समेत रक्त संबंधी की मौजूदगी अनिवार्य होगी। जयपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 दौसा मनोहरपुर हाईवे पर एक कंटेनर और सवारी गाड़ी के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में दुल्हन समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्रेस्ट के लिए मंगोलिया के उलान बाटार पहुंची। इसका आयोजन 14 से 28 जून तक किया जाना है। यह अभ्यास दुनिया भर के सैन्य बलों को सहयोग करने और शांति स्थापना क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए है। और आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरों पर। हॉकी इंडिया ने आगामी 4 नेशंस टूर्नामेंट के लिए भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की, जो 21 से 25 जून तक जर्मनी के बर्लिन में आयोजित होगा। ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 4 मजबूत टीमों भारत, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और मेजबान जर्मनी के बीच खेली जाएगी। प्रतियोगिता के प्रारूप के अनुसार प्रत्येक टीम एकल राउंड रॉबिन पूल चरण में एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। इसके बाद शीर्ष 2 टीमें फाइनल में भिड़ेंगी, जबकि तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें एक ग्रुप मैच खेलेंगी। ये टूर्नामेंट भारतीय जूनियर टीम के लिए FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, जो इस साल के अंत में चेन्नई और मदुरई में 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित होगा। भारतीय टीम की कमान अरिजीत सिंह हैंडल के हाथों में होगी। डिफेंडर अमीर अली को उपकप्तान नियुक्त किया गया है। भारतीय महिला निशानेबाज इलावेनील वलारिवान ने ISSF विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। वलारिवान एक समय फाइनल में शीर्ष पर थी, हालांकि आखिर में उन्हें कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। इलावेनील ने 231.2 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। चीन की कीवैन जिफेई ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि कोरिया की क्वॉन युंजी ने रजत पदक अपने नाम किया। भारत की पैदल चाल एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने सत्र की पहली जीत दर्ज करते हुए इंसब्रुक में ऑस्ट्रियन
रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल किया। गोस्वामी ने 47 मिनट और 54 सेकंड का समय निकाला। उनके नाम 20 किलोमीटर रेस वॉक में 1 घंटे 28.45 मिनट का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी खबरों की। केन्या में बस दुर्घटना में मारे गए भारतीयों के शव स्वदेश पहुंचाने को लेकर कतर के दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम मंगलवार रात पूरा हो गया है। दूतावास ने बताया कि वो नैरोबी स्थित भारतीय उच्चायोग के संपर्क में है और शवों के परिवहन के लिए आगे की औपचारिकताओं का समन्वय कर रहे हैं। अन्य सभी 23 भारतीयों को नैरोबी स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्हें आवश्यक चिकित्सा सहायता दी जा रही है। नैरोबी में भारतीय उच्चायोग लगातार निगरानी कर रहा है और जरूरी सहायता प्रदान कर रहा है। दरअसल केन्या में 9 जून की शाम एक दर्दनाक बस हादसे में केरल के 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस बस में 28 भारतीय सवार थे जो कतर से केन्या की यात्रा पर आए थे। भारत से एक और हार के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और अब उसी बौखलाहट में उसने सेना का बजट बढ़ाने का फैसला किया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए यह फैसला कई सवाल खड़े करता है। क्या पाकिस्तान फिर से युद्ध का माहौल बनाना चाहता है या यह सिर्फ आंतरिक राजनीति का हिस्सा है? देखिए ये रिपोर्ट। सिर से लेकर पैर तक कर्ज, सम्मान की जिंदगी तो दूर की बात, 2 जून की रोटी भी जुटाना पड़ोसी देश के लिए मुश्किल है। भुखमरी के गंभीर संकट के बीच पाकिस्तानी सरकार ने भारत से मिली शर्मिंदगी का इनाम देते हुए सेना के रक्षा बजट में 20% का इजाफा कर दिया है। IMF, विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंकों से कड़ी शर्तों पर कर्जों के बोझ ने उसे अपने बजट में समग्र खर्च को 7% तक घटाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान ने 2025-26 के लिए कुल बजट 17.57 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए तय किया है। इसमें रक्षा बजट के लिए 2,55,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से अपना रक्षा बजट लगातार बढ़ाता आ रहा है। 2024-23 में 1.8 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए था, जबकि 2024-25 में बढ़कर 2.22 ट्रिलियन हो गया और अब इस वित्त वर्ष के लिए यह आंकड़ा 2.55 ट्रिलियन पहुंच गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान अपने पुराने कर्जों को चुकाने के लिए IMF के सामने हाथ फैलाए हुए खड़ा है, तो आखिर अपने रक्षा बजट के लिए कैसे धन जुटा रहा है? पाकिस्तान एशिया के सबसे संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 2 साल पहले ये डिफॉल्ट होने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन आखिरी समय में मिले IMF के बेल आउट पैकेज ने उसे बचा लिया। पाकिस्तान की आय का साधन निर्यात नहीं बल्कि कर्ज है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2024 में कुल विदेशी कर्ज $131 बिलियन था। सबसे ज्यादा कर्ज पाकिस्तान ने चीन से ले रखा है। साथ ही सऊदी अरब समेत दूसरे देशों का भारी कर्ज उस पर चढ़ा हुआ है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का 23.6 बिलियन, एशियन डेवलपमेंट का 19.63, IMF से 11.55 बिलियन क्रेडिट और लोकेशन तो 8.878 बिलियन शॉर्ट टर्म बाहरी कर्ज है। हाल ही में IMF ने $1 बिलियन की राशि जारी की थी। पाकिस्तान ने पिछले साल कर्ज के किस्त चुकाने में GDP का 1.9% हिस्सा खर्च कर दिया। इसका कुल सार्वजनिक कर्ज अब 76 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए हो चुका है, जो 2020-21 के 39,86,000 करोड़ रुपए के लगभग दोगुना है। एक तरफ पाकिस्तान में रक्षा बजट तेजी के साथ बढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यहाँ की आवाम महंगाई, बेरोजगारी, खाद्य संकट से जूझ रही है। महंगाई दर 30% के आसपास पहुंच चुकी है। वर्ल्ड बैंक की माने तो पाकिस्तान में 2017 से 21 के बीच अत्यधिक गरीबी 4.9% से बढ़कर 16.5% तक पहुंच गई है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन एक बार फिर आमने सामने हैं, लेकिन इस बार मैदान जंग का नहीं, व्यापार का है।
कई महीनों की बातचीत के बाद अब जाकर दोनों देशों के बीच एक नई ट्रेड डील साइन हुई है। इस समझौते से ग्लोबल बाजार में हलचल है और भारत समेत दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। तो क्या है इस डील की शर्तें और इसका क्या असर होगा, जानते हैं। लंबी बातचीत और कई बार की तकरार के बाद आखिरकार अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील फाइनल होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को चीन के साथ व्यापार वार्ता में प्रगति की घोषणा करते हुए कहा कि ट्रेड डील पर बस उनकी और उनके चीनी समकक्ष राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मोहर लगना बाकी रह गया है। ट्रंप की माने तो इस नए समझौते के तहत बीजिंग दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को मैग्नेट और आवश्यक दुर्लभ खनिज की आपूर्ति करेगा। ये समझौता लंदन में 2 दिन की वार्ता के बाद हुआ, जहां दुर्लभ खनिजों का निर्यात विवाद का एक प्रमुख बिंदु था। इसके अलावा ट्रंप के मुताबिक टैरिफ पर भी बात बन गई है। इसके तहत दोनों पक्षों को थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका चीनी सामानों पर 55% टैरिफ लगाएगा, जबकि अमेरिकी वस्तुओं पर चीन सिर्फ 10% की शुल्क वसूली करेगा। इसके अलावा ट्रंप ने अमेरिका में चीनी छात्रों को राहत देने की भी बात कही। उन्होंने अमेरिकी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में चीनी छात्रों को दाखिला देने से संबंधित बनी सहमति समझौते को इसमें शामिल किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये साफ कर दिया कि अमेरिकी संस्थानों में चीनी छात्रों के पढ़ने के वो पहले से ही पक्षधर रहे हैं और ये डील उसी विश्वास को आगे बढ़ाती है। हालांकि इससे पहले चीन के वाणिज्य उप मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिनिधि ली चेंगांग ने कहा कि दोनों पक्ष जिनीवा में बनीयाम सहमति को लागू करने के लिए एक ढांचे पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं। 11 मई 2025 को जिनीवा में हुई बैठक में दोनों देशों ने टैरिफ में कुल 115% कटौती का ऐलान किया था। इसके बाद अमेरिका ने चीनी सामानों पर टैरिफ को घटाकर 30% कर दिया, जबकि चीन ने अमेरिकी सामानों पर टैरिफ को घटाकर 10%। ये छूट फिलहाल 90 दिनों के लिए लागू की गई है। हाल ही के महीनों में अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक टकराव काफी बढ़ गया था। ट्रंप प्रशासन ने चीनी उत्पादों पर 145% टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में चीन ने 125% टैरिफ का ऐलान कर दिया था। इससे दोनों देशों के बीच करीब $600 अरब का वार्षिक व्यापार लगभग ठप पड़ गया था। ट्रंप ने पिछले हफ्ते जिनपिंग से फोन पर बात कर दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर की वजह से जारी तनाव को शांत करने की कोशिश की थी। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।